उम्मीद कर कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर फिजिक्स की एमसीक्यूज का ऑनलाइन टेस्ट है। वालेकुम सलाम सारा, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स देख सक रहा हूँ। आप सब लोगों को एमसीक्यूज अभी थोड़ी देर में नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन एमसीक्यूज का हम टेस्ट रख रहे हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह हमें अपने एमसीक्यूज की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हम वेट करते हैं ताकि बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लें। जी अभी अभी बेटा हमने सारा ये सेशन स्टार्ट किया है। तो 1 से 2 मिनट मैं वेट करता हूं ताकि बाकी और लोग भी इस सेशन को डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। वालेकुम सलाम नुमान, वालेकुम सलाम मरियम, वालेकुम सलाम। आप सब लोगों को, आप सबके कमेंट्स में देख पा रहा हूं। आप सब यहाँ पर आंसर्स भी आप साथ साथ कमेंट करते रहेंगे और मैं आंसर्स भी आप लोगों को बताता रहूंगा। वालेकुम सलाम सलीम, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग खैरियत से हैं और थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं, आप इसका वीडियो का लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग हमें फौरन ज्वाइन कर लें और डायरेक्ट हम अपना टेस्ट कर लें। वालेकुम सलाम हिबा, वालेकुम सलाम अब्दुल राफे, परवा, मदीहा, मोहम्मद रशीद, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ठीक ठाक हैं सब लोग? सलमान, वालेकुम सलाम। तो शुरू करें भाई टेस्ट। रेडी है सब लोग? कॉपी वॉपी अपने सामने निकाल लें। अब आप लोगों ने अपना आंसर पहले लिखना है, उसके बाद मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग उससे अपने आंसर को उसी वक्त चेक भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आता हूं। द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन इज, जो लेजर होती है उसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, यानी किस बुनियाद पर लेजर काम करती है? सर इसका सही जवाब है स्टिमुलेटेड इमिजन। डी इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पर राइट आंसर भी आप लोगों के लिए मार्क कर लेता हूं ताकि आप लोग इस राइट आंसर को अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी है, ठीक है? ये याद करने वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। अब हम लोग अगला सवाल है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन is 23 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी। ये याद करने वाला बेटा सवाल है आप लोगों का। इसको आप लोगों ने याद किया होता है कि सर उस वक्त जब हमारे पास 23 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी बनती है 1.15। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। of radius of third orbit in hydrogen atom to the radius of first orbit is, रेशियो पूछा गया बेटा अब आपसे थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का। तो रेशियो का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तलहा वेरी गुड, आपने सबसे पहले और सही जवाब लिखा। इसका आंसर है 9:1। 9:1 क्यों है इसका आंसर? सर 9:1 इसलिए है क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें आपको एन पर स्क्वायर मिलता है। वालेकुम सलाम वाहिद। तो स्क्वायर की वजह से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपका करेक्ट आंसर होगा 9:1। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इनमें से कौन सा मेथड है जिसे इस्तेमाल किया जाता है एज मालूम करने के लिए? तो सर इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इंटरनेट का बेटा इशू हो सकता है आपको, अगर आपको ब्लर नजर आ रहा है तो यहां से इमेज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? दें आंसर्स, दें, शाबाश। थोड़े आप लोगों के आंसर्स आ जाएं, इसके बाद मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा। सर इसका सही जवाब है रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? साथ साथ आप लोग अपने आंसर्स मार्क करते जा रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, एक वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा, एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप मुझे भेजेंगे तो ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी भेज दूंगा। तो आपके पास ये पेपर पीडीएफ में भी रहेगा बाद में सॉल्व करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बेटा? ए, बी, सी या डी? द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड एज।
बेटा चैट अगर मैं इनविजिबल कर दूंगा तो फिर मैं आप लोगों के आंसर्स नहीं देख पाऊंगा जो आप लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं, इसीलिए चैट इनेबल है। चलिए मैंने यहां से चैट्स हिडन कर दी है, अब आप लोग आंसर्स अपने पास लिखते रहिएगा ताकि सब लोगों को स्क्रीन क्लियर रहे, ठीक है। कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी। तो नंबर 5 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? नंबर 5 का हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन बी, बयासिंग। बयासिंग पे टिक करें बेटा। मैं थोड़ी देर बाद चैट्स ओपन कर दूंगा, अगर कोई सवाल आपको पूछना होगा तो आप पूछिएगा। नंबर 6, द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या जवाब हो सकता है सर? द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये सर्कुलर होगा, ओवल होगा या साइनोसाइडल होगा? अब आप लोग इस बात को जानते हैं कि सर परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, तो परपेंडिकुलर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा? इनका प्रोडक्ट सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए। देखो साथ साथ कुछ बच्चों को अब याद होता रहेगा, अगर आपको एमसीक्यूज याद नहीं है या इंपॉर्टेंट बातें नहीं पता है तो आपको आज की इस क्लास से वो भी क्लियर हो जाएगा और वो चीजें भी आपको साथ साथ याद रहेंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन। सर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करती? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, या करंट पे डिपेंड नहीं करती? तो आपको फॉर्मूला याद है वो रेजिस्टेंस वाला, जिसमें आप कहते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो आप कहते हैं कि सर टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करता है, एरिया पर भी इफेक्ट करता है, लेंथ पर भी इफेक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पर इफेक्ट नहीं करता। तो सही जवाब क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही हैं चीजें आप लोगों को? क्लियर हो रहा है सब कुछ? एमसीक्यूज की तैयारी हो रही है इस तरह आप लोगों की? शाबाश बेटा। अगला सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ 10, 30 and 40 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट इन 100 ohm resistance is 0.1 ampere, then the current through 40 resistance will be। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन गया जिसमें आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत होगी कि आपके पास 10, 30 और 40 सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं। अगर आपके पास 10 वाले में 0.1 है तो 40 वाले में कितना होगा आपके पास? देखते हैं कि यहाँ कौन बच्चा ट्रिक का जवाब दे सकता है। वेरी गुड मोहम्मद रशीद, सबसे पहले जवाब आपने दिया। तलहा ने सबसे पहले जवाब दिया था 0.1। क्यों आएगा 0.1 एम्पियर? अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो बेटा, इसकी ट्रिक है आपके पास। क्या ट्रिक है सर? ट्रिक ये है कि करंट तो सेम रहेगा ना, तो चाहे 10 ओम हो, 30 ओम हो, 40 ओम हो, 50 ओम हो, करंट क्या रहता है? वेरी गुड, अस्मा ने बताया करंट सेम रहता है, तो आपके पास करंट सिमिलर रहेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी गुड सारा, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अगला सवाल, नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज। रेजिस्टेंस का जो बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास एक नॉन इंडक्टिव कॉइल इस्तेमाल की जाती है, तो उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या एडी करंट प्रोवाइड करने के लिए, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, हीट लूज करने के लिए, या सेल्फ इंडक्शन के लिए? जी बेटा, क्या जवाब बनेगा इसका? नो, इट्स नॉट म्यूचुअल इंडक्शन। जी बेटा, ये YouTube पर सेव रहेगा, लेकिन लाइव का फायदा ये है कि आप डायरेक्ट जवाब दे सकेंगे। पाक गेमर के नाम से जिन्होंने आंसर किया, दैट्स द करेक्ट आंसर, सेल्फ इंडक्शन। खुद करंट प्रोड्यूस करने के लिए आप एक नॉन इंडक्टिव कॉइल का इस्तेमाल करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो 10 तक आप सब लोगों को क्लियर हो गए। आगे बढ़े हम, और मैं दुआ करता हूं इंशाल्लाह कि जो एमसीक्यूज आज हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर में यही एमसीक्यूज आए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, मैं करेक्ट आंसर्स हाईलाइट कर देता हूं सारे, ताकि आप लोगों को फिर
जिनको आवाज में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको क्लियरली पता लगता जाए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने करेक्ट आंसर्स मार्क करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है मेरे बच्चों, नंबर 11 पर आए। अ कंटेनर इज फिल्ड विद अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस at a pressure of 1.5 atm. The gas is compressed isothermally to 1/4 of its original volume. Its new pressure is। फिर थोड़ा सा बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछ लिया गया है। आइए देखते हैं कि अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन बेटा ब्लर अगर हो रही है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी तरफ हो सकता है, एक दफा रिफ्रेश करो या दोबारा ज्वाइन करो। देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.5 atm। ठीक है, और आपको कहा है कि वॉल्यूम को क्या किया है, 1/4 डिक्रीज किया है। जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सर, प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो 1.5 का 4 टाइम्स कितना होता है, 6 atm। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर, 6 atm इज द राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं बेटा सवाल आप लोगों को, ट्रिक समझ में आ रही है कि किस ट्रिक के जरिए आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे आपको एमसीक्यूज पता लगेगा सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। देखो मैं ऐसी तैयारी करवाना चाह रहा हूं आप लोगों की कि आप लोगों के एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स आ जाए। मैंने बहुत सारी चीजें तैयार कर ली हैं, फॉर्मूलाज तैयार कर लिए हैं, यूनिट तैयार कर लिए हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज तैयार कर लिए हैं, सब इसलिए कि हम जब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने अब इंशाल्लाह लाइव आया करेंगे। लाइव क्लास से फायदा ये होता है कि आप देन एंड देयर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो वो हमें और अच्छा ज्यादा समझ में आता है। और इन लाइव क्लासेस की अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ चैनल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह करता रहूंगा ताकि आप लोग क्लियरली इन चीजों को समझ सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is to be held motionless between two parallel plate horizontal charge plates. The electric field intensity between the plates will be। इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, ये mg अपॉन q है, यहां पर एक डिवीजन लाइन है बेटा, इट्स mg अपॉन q और ये माइनस साइन नहीं है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी माइनस mg अपॉन q है और माइनस साइन नहीं है इसके साथ बेटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, mg अपॉन q इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिस ऑप्शन को मैंने अभी आपको करेक्ट कराया, वैसे अक्सर ऐसे ही होता है एग्जाम में, जिस ऑप्शन को हमें आके करेक्ट करवाया जा रहा होता है वही उसका सही जवाब भी होता है। अगला सवाल, अ कॉन्केव मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, इनफाइनाइट, जीरो या वीक। आपको कहा जाता है ना पेपर में कि बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन याद करनी होती है, चूंकि कंस्ट्रक्शन से सवाल पूछा जाता है। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो कंस्ट्रक्शन से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सर इसका सही जवाब जिन बच्चों ने याद किया हुआ है रेडियल, तो वो बच्चे इसको सही जवाब बता पा रहे हैं कि सर इसका जवाब रेडियल होता है। हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था और थ्योरी के बाद जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, तो उसमें भी हमें ये क्लियर हो रहा है। इफ m0 इज द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, pair production takes place if the minimum energy of a photon is। अगर m0 आपके पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है तो मिनिमम एनर्जी जो आपको चाहिए जनरेट करने के लिए वो क्या होगी बेटा, 2m0c²। नहीं बेटा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी नहीं बतानी है हमें, एनर्जी इस फॉर्मूला में बतानी है। यहां पर एक डिवीजन है, इट्स 2 डिवाइडेड बाय m0c²। हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर, 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं चूंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं। पेयर प्रोडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ पॉजिट्रॉन होगा और एनर्जी इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। इन द प्रोसेस ऑफ अ पॉजिटिव बीटा इमिजन द चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज। अगर बीटा रेज इमिट हुई हैं तो फिर चार्ज पर क्या फर्क पड़ने वाला है सर, अगर बीटा रेज इमिट हुई है तो चार्ज डिक्रीज होगा। वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी होती है जब जो चीजें आप पढ़ चुके होते हैं और उनसे आपको सवाल पूछा जाता है आप फौरी तौर पर उनका जवाब दे देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल है बेटा, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज।
ये अक्सर पूछा गया सवाल पेपर में कि सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की किसमें है, एसी जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, रेक्टिफायर में या डायनोमो में। तो वेरी गुड, ट्रांसफार्मर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज बेसिकली बाय ट्रांसफार्मर। तो ये पूरा पेज आप लोगों को क्लियर है। एक मरतबा स्टार्ट से जिन्होंने आंसर्स अगर नहीं मार्क किए तो वो मार्क कर लें। 1 का आंसर डी है, 2 का आंसर ए है, 3 का आंसर डी है, 4 का आंसर बी है, 5 का आंसर बी है, 6 का ए है, 7 का ए है, 8 का डी है, 9 का सी है, 10 का डी है, 11 का बी है, 12 का बी है, 13 ए है, 14 डी है, 15 ए है और 16 बी है। तो फर्स्ट पेज आप सबको क्लियर है मेरे बच्चों। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट पेज की तरफ अब हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज इमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इन। अभी आप लोगों ने डायग्राम अगर पढ़ी है जंक्शंस में तो उसमें हमें इमिटर, कलेक्टर और सेंटर में आपको उसका रेडिएटर मिलता है। तो इमिटर बेस्ड जंक्शन किस किस में पाया जाता है? सर ये तो दोनों में पाया जाता है, ये पीएनपी में भी पाया जाता है और एनपीएन में भी पाया जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी इज द राइट आंसर। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। हीट एनर्जी इनमें से किसमें मेजर नहीं की जा सकती? जूल, कैलोरी, ब्रिशल, थर्मल यूनिट या केल्विन, इनमें से किसमें हीट एनर्जी को मेजर नहीं किया जाता? तो वेरी गुड बेटा नैन्सी, आपका जवाब सबसे पहले था केल्विन में सर इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें से कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो सर सब स्केलर बन सकते हैं मगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कभी स्केलर नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहते हैं सर इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नेवर कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, याद रहेंगे सारे पॉइंट्स आप लोगों को? शाबाश, मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं आप लोगों को लाइव देख रहा हूं और आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं कि आप लोग वाकई पढ़कर बैठे हुए इस वक्त और सही जवाब दे रहे हैं, प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं। शाबाश, एक्सीलेंट। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इट इज डिजाइर्ड टू इंक्रीज द करंट इन सर्किट विदाउट अफेक्टिंग इट्स वोल्टेज, द बैटरीज मस्ट बी कनेक्टेड इन। जब हम ये चाहते हैं कि करंट सेम रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम चाहते हैं कि करंट सेम रहे तो हमें पैरेलल में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? पैरेलल में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सीरीज में नहीं रखना पड़ेगा, पैरेलल में रखना पड़ेगा। दिस पार्टिकल हैज नो चार्ज, नो रेस्ट मास एंड कैन इंटरेक्ट विद ऑल चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल्स। वो कौन है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जिसका कोई मास नहीं है, लेकिन वो सबके साथ लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहता है? एक्सीलेंट, इट इज फोटोन। ठीक है, अगला सवाल। अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ L, resistance R and resistivity P is cut into two equal parts. The resistivity of each part will be P, 2P, P square या P divided by 4. This option is P divided by 4. तो क्या सही जवाब होगा? अगर एक मेटेलिक वायर है उसको आपने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? गौर से समझें इस सवाल को। इस सवाल में रिलेशनशिप मालूम करना है आपको। आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपको इस सवाल को समझाऊं, आपके पास फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यही फॉर्मूला है बेटा आपके पास। इस फॉर्मूला से जरा सॉल्व करके इसको ट्राई करें।
इट विल रिमेन सेम, चूंकि रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता तो P/4 इसका जवाब बन जाता। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा सेम रहेगा। टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला किसके बराबर होता है? यूनिट देखो बहुत जरूरी होता है, आपको याद रखना, यूनिट्स पेपर में पूछे जाते हैं। टेस्ला किसके इक्वल है? न्यूटन कूलम के इक्वल है। बेटा अयान रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू है। इट्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिस वन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रेडिएटर। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रेडिएटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? याद रखने वाला सवाल है। अगर आपकी मेमोरी में याद है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। 92 235 वाला, 90 237 वाला, 94 239 वाला, या 88 223 वाला? तो वेरी गुड तला, आपका जवाब सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन ए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमन फाउंड अ सीरीज ऑफ लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस रीजन। लाइमन ने किस रीजन पर काम किया था? अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड? Very good. He worked on ultraviolet. So option number A is our right answer. Number 26 की तरफ बढ़ते हैं. The method of finding the age of spectrum by C14 is called as. The method of finding age of any spectrum by C14 is called as. किस तरीके से हम मालूम करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग तो है बेटा, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसमें तो ऑप्शन में रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं है। ये पूरा मेथड रेडियो कार्बन डेटिंग कहलाता है, लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में से इसका आंसर क्या होगा? सर इट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस आइसोटोप। The rate of flow of blood in the body can be traced using this isotope. किस आइसोटोप के जरिए हम ट्रेस करते हैं? ये सब याद रखना है आप लोगों को। और सोचो यही चीजें अगर आपके पेपर में पूछ ली गई तो वो कितना अच्छा लगेगा हमें। सर इट इज सोडियम, एक्सीलेंट। जिन बच्चों को जवाब आता है उनको फाइनल पेपर में भी कितनी खुशी होगी जब उनको करेक्ट आंसर आता होगा इसका। नंबर 28 पर आते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 years. After 6400 years, the sample of surviving radium will be 1600 half life है, 6400 की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर कितना हमारे पास रेडियम सर्वाइव करेगा? Is it 14, 18, 116 or a half? It's not 1 upon, it's 1 upon 16. So option number C is the correct answer. Number 29. The ratio of molar specific heat of gas at constant pressure and molar specific heat at constant volume. ये भी आता है ना पेपर में, molar specific heat और molar constant heat। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर इसका सही जवाब आता है हमारे पास greater than 1। ये याद की हुई लाइन होनी चाहिए आप लोगों की, और कुछ बच्चों को ये लाइन याद भी है तो वो फौरी तौर पर उसको लिख भी रहे। अगला सवाल, वन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज। एक्सीलेंट, 0। बेहतरीन प्रिपरेशन हुई है भाई आप लोगों की। इंशाल्लाह आप सब लोगों के, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह 80s में मार्क्स आएंगे, 85 में से आएंगे ना भाई? मैं भरपूर दुआ कर रहा हूं कि आप सबके मार्क्स 80 अबव आएंगे। जी बेटा मैं भेज दूंगा पीडीएफ में भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थक तो नहीं गए ना आप लोग? अभी और करने हैं ना एमसीक्यू सॉल्व?
सही है, गुड गुड गुड, ऐसी ऐसी जज्बे से रहना है आप लोगों को, शाबाश। इफ द स्पीड of a conductor moving in a uniform magnetic field perpendicularly is increased, the induced EMF, हम नंबर 31 पर हैं बेटा। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इंक्रीज हुई है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा सर? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही जवाब हो गया। सेकंड पेज हमारा कंप्लीट हुआ। मैं सेकंड पेज के आंसर्स आप लोगों के सामने रिकॉल कर देता हूं। नंबर 17 का आंसर था बोथ पीएनपी एंड एनपीएन। 18 का आंसर था केल्विन। 19 का आंसर था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। 20 का आंसर था पैरेलल। 21 का आंसर था फोटोन। 22 का आंसर सेम। 23 का आंसर डी। 24 का आंसर ए। 25 का आंसर भी ए। 26 का आंसर बी। 27 का आंसर डी। 28 का आंसर सी। 29 का आंसर सी। 30 का आंसर सी और 31 का आंसर ए। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया बेटा? अगले पेज की तरफ बढ़े। मैं तो चाहूंगा कि अब हम बहुत जल्दी जल्दी इस तरह का लाइव सेशन रख दें जिसमें एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व करो और फिर मैं एक आपका ग्रैंड टेस्ट भी रखूं गूगल फॉर्म पर। जी बेटा जवेरिया और कर रहे हैं हम, अभी खत्म थोड़ी हुए। मेरे पास तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। मैंने उस दिन आप लोगों के लिए रात में जागकर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई है। सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूला अलग कर लिए और फिजिक्स के सारे यूनिट फॉर्मूला अलग कर लिए। जी अयान, वो भी बस लास्ट वीक जो हमारा होगा ना वो हम एमसीक्यूज पे ही करेंगे, क्योंकि याद तो आप लोगों ने कर ही लिया है सबको ना। अब हमारी बस प्रिपरेशन एमसीक्यूज की करनी है हमें। जी अस्मा, उनकी भी क्लासेस होंगी। मैं असल में इस वक्त क्लास 9th और मैट्रिक में लास्ट वीक में बहुत ज्यादा मसरूफ था, उनके पेपर हो रहे थे ना बच्चों के, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उनकी ज्यादा क्लासेस हो रही थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम नहीं दे सका था, लेकिन अब तो सारी मेरी कंसंट्रेशन आप लोगों पर ही है। मैं आप ही लोगों के लिए सारे एमसीक्यूज वगैरह तैयार कर रहा हूं। इफ अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग ER is equal to 2 inserted between the plates of 20 microfarad capacitor, its capacitance will be। वेरी गुड, राबिया ने तो शायद याद किया हुआ ये, डायरेक्ट राबिया ने जवाब दे दिया, इट्स डबल्ड। शाबाश। तो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो, तो जो जल्दी जल्दी कमेंट करता है सामने आ जाता है तो मैं नाम ले लेता हूं उनका। हाफिज मोहम्मद, आपने भी सही जवाब दिया, सब लोगों का करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पोल पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट आर मेड कॉनकेव। क्यों कॉनकेव बनाए जाते हैं? इस तरह का एक सवाल पहले पूछा गया था। वेरी गुड तला, वेरी गुड शुकैना। सर टू मेक द फील्ड रेडियल, थोड़ी देर पहले हमने याद किया था। देखो वो बच्चे जिनको अब सवाल नहीं पढ़े ना, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो इन लाइव लेक्चर्स का फायदा ये है कि चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। आपको याद हो जाएगा अच्छा इस सवाल का जवाब ये हो सकता है। अगला सवाल पे चलते हैं। इन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो सर उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। इसको ऐसे याद रखना कि अगर एक शख्स ज्यादा जोर से भागता हुआ आ रहा है तो आपको उसे रोकना भी कैसे होगा? ज्यादा जोर से रोकना होगा। अगर कोई शख्स हल्का भागता हुआ आ रहा है तो हल्की फोर्स से आप उसको रोकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है? मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि आपको याद कैसे करना है। नंबर 35, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड फॉर लेजर प्रोडक्शन इज। लेजर प्रोडक्शन के लिए कम से कम कितने चाहिए होते हैं? जवेरिया, आपका जवाब बिल्कुल सही है और सबसे पहले आपने जवाब दिया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एज टाइम पासेस द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वक्त के गुजरते गुजरते रेट ऑफ डिके क्या होता है सर? जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज्यादा उसमें डिक्रीज आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हम कहते हैं इस सवाल का सही जवाब हो गया। इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। आपको याद है एक डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में,
बैंड्स की, उनमें से ये सवाल पूछा गया है। तो क्या सही जवाब होगा सर? सेमीकंडक्टर है तो ये बैंड क्या होगा सर? सेमीकंडक्टर में ये बैंड नैरो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चे, तो अगले सवाल का जवाब लिखना शुरू हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। द EMF of combination of three cell each of 2 volt connected in parallel is, सर सेम रहेगा EMF, 2 वोल्ट ही रहेगा, 3/2 नहीं आएगा बेटा, 2 वोल्ट ही रहेगा। तो 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। द एरिया इंक्लोज बाय पीवी डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट, ये ग्राफ में से सवाल पूछा हुआ है, जो कार्नोट का ग्राफ होता है हमारे पास। क्या सही जवाब बनेगा भाई इस ग्राफ का? सर एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द यूजफुल वर्क। पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो आपको उसका यूजफुल वर्क बता रहा होता है। तो यूजफुल वर्क इज द राइट आंसर। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज इनर्शियल इफ इट इज, फ्रेम ऑफ वर्क को आप इनर्शियल कहते हैं। कब इनर्शियल कहते हैं सर? जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अस्मा वेरी गुड, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। नंबर 41, in laser the lifetime of an electron is metastable state if it is in an order of, हम उसे मेटास्टेबल कहते हैं अगर वो ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में सर? अगर 10 की पावर -3 में होता है। ये वाली याद रखने वाली आपकी बात है कि इफ इट इज 10 की पावर -3 देन इट इज नेम्ड एज अ मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। समझ में आ रही हैं चीजें? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियोएक्टिव कैल्शियम दैट इज 2045 इज टेकन बाय अ मैन और एनिमल, दिस परसेंटेज ऑफ इट डिपोज इन द बोन ऑफ यंग वन आर, अगर इसको किसी ने अपनी बॉडी में इनटेक कर लिया तो कितना हमारी बॉडी में जाकर वो डिपॉजिट होता है सर? वो 90% हमारी बोन्स में जाकर डिपॉजिट होता है और 10% हमारे पास वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। तो 90% हमारे पास वो बॉडी में सस्टेन करता है। सो 90% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई? अगला सवाल नंबर 43, हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन में बी एब्सॉर्ब्ड बाय लिथियम 36 टू प्रोड्यूस, जब लिथियम 36 हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा? वेरी गुड जवेरिया, जवेरिया आप बहुत अच्छा पढ़ के आई हुई हो बेटा आज की क्लास में, एक्सीलेंट। तो जब मेरी नॉर्मल क्लास होती है और उसमें बच्चे सही जवाब दे रहे होते हैं तो मैं साथ में टॉफीज लेकर जाता हूँ। हर करेक्ट आंसर पर मैं एक टॉफी देता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा टॉफियाँ जवेरिया के पास चली जाती हैं अगर जवेरिया क्लास में होती हैं और क्लास में ये सही जवाब दे रही होती हैं। नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं भाई। If the conventional electric flow from top to a bottom in a wire, then the direction of magnetic line of induction, डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी? सर द डायरेक्शन विल बी, पहले आप लोग आंसर करें फिर मैं आंसर लिखता हूं। क्या होगी भाई? एंटी क्लॉकवाइज, पैरेलल, एंटी पैरेलल या क्लॉकवाइज? वेरी गुड, क्लॉकवाइज। तो आंसर बन जाता है हमारे पास क्लॉकवाइज का। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इज, एक कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? इट्स 6.25 एक्सपोनेंट 18। याद करने वाली बात है ये। इसको आप लोगों को याद है न्यूमेरिकल में आप इसे डिवाइड करके आंसर लेकर आते हो। सारी चीजें आपकी ना रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएंगी, सब कुछ रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। दिस डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। वेरी गुड। पानी की जो मोटर है या कोई भी मोटर आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेसिकली कन्वर्टिंग। शाबाश, गुड भाई, पढ़ के बैठे हुए हैं आप लोग। तो अगला सवाल फॉर्मूला का है। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
फॉर्मूला याद किए हुए आप लोगों ने? मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला सारे अलग कर दिए। मैं इन सब का ना एक बंच भी बना लूंगा और वो फिर बंच आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगा। उससे पेपर से पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एमसीक्यूज की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वेरी गुड। नंबर 48 पर आते हैं। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड मरियम। हम पढ़ चुके हैं ना फोटोन का कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो दैट्स जीरो। आइए इस पेज के आंसर्स एक दफा फिर दिखा देता हूं आपको। 32 का बी है, 33 ए है, 34 ए है, 35 बी है, 36 ए है, 37 ए है, 38 सी है, 39 बी है, 40 डी है, 41 सी है, 42 भी सी है, 43 बी है, 44 डी है, 45 सी है, 46 सी है, 47 ए है और 48 सी है। क्लियर है भाई? थक तो नहीं गए ना? आगे बढ़े। और आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट होंगे, तो मैं जब भी अब लाइव आया करूंगा मैं आपको पहले एटलीस्ट आधा घंटा पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दिया करूंगा कि लाइव क्लास शुरू होने वाली है, तो आप लोग लाइव क्लास में आ जाइएगा। अगर किसी स्टूडेंट को उस वक्त इंटरनेट का मसला हुआ तो सेम आपके पास वीडियोस अपलोड रहेंगी यूट्यूब पर, आप इसको बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। 50 तक कर लें आज की क्लास में हम। बामर सीरीज, अब वो आपको याद है? लाइमन, लाइमन किस में थी? अल्ट्रा वायलेट में थी। तो अब ये बामर किस में है? सर बामर इज इन विजिबल रीजन। तो बामर के लिए हमारा जवाब हो गया विजिबल रीजन। व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट अ बीटा पार्टिकल, इट एटॉमिक नंबर, अगर न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, या इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है? तो सर उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा भाई बताइए, और सॉल्व करने या 50 पर रुक जाएं? बाकी कल करने हैं या अभी हमें कंटिन्यू करना है? कुछ बच्चे कह रहे हैं करने हैं, कुछ कहते हैं रुक जाएं। 10 और कर लेता हूं मैं, अभी जुम्मा भी है, बहुत सारे लोगों को कुछ जुम्मे के लिए भी तैयारी करनी होती है। 10 और कर लेते हैं बेटा अभी हम, सही है? 60 आज कर लेते हैं, 60 कल कर लेंगे। 120 ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, चलो अगला सवाल। दिस डिवाइस इज यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल, इनमें से कौन सा हमारे पास? 10 और कर रहे हैं बेटा हाफिज हम, फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। तो इनमें से कौन सा है जो सर आयोनाइजिंग पार्टिकल का डिवाइस बताने के लिए होता है? ये होता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। सो ऑप्शन नंबर बी, विल्सन क्लाउड चैम्बर इज द राइट आंसर। गीगर काउंटर में तो हम काउंट करते हैं ना उसको। अगला सवाल देखते हैं। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज, आइसोथर्मल में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो या कांस्टेंट? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। नो, कांस्टेंट नहीं रहती, बढ़ती है। टोटल हीट कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी तो बढ़ती रहेगी उसकी। एक्सपेंशन हो रही है ना, एक्सपेंशन में आपके पास हमेशा चीजें इंक्रीज होंगी, इसको याद रखिएगा। इफ इट इज एक्सपेंशन देन इट विल इंक्रीज। अगला सवाल, दिस इज हाईली आयोनाइजिंग पार्टिकल, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पार्टिकल कौन सा है? विच इज आयोनाइजिंग पार्टिकल? शाबाश, एक्सीलेंट, इट्स अल्फा, विच इज द मोस्ट आयोनाइजिंग पार्टिकल। अगला सवाल, इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ प्लेट्स आर डबल, अगर
सेपरेशन ऑफ प्लेट और एरिया दोनों को डबल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सोच समझ के जवाब दो बेटा इस सवाल का। सेपरेशन भी डबल कर रहे हैं और एरिया भी डबल कर रहे हैं। वेरी गुड जवेरिया, सेम रहेगा, चूंकि एक तरफ से आप डबल कर रहे हो, एक तरफ से हाफ कर रहे हो, तो डबल और हाफ करने की वजह से क्या बन जाएगा आपके पास? कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें, इट विल रिमेन्स सेम। एक्सेलेंट। नंबर 55, a temperature 50 degree centigrade is equal to how many degree Fahrenheit? एक्सीलेंट भाई, याद करके बैठे हुए हैं एमसीक्यूज को आप लोग, इतने चीते हुए हैं आप लोग, जबरदस्त हो गया भाई ये तो। 56, the electric energy dissipated as heat in a resistor is, अब ये याद करने वाला सवाल है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, याद रखिएगा 12RT, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओहमीटर, इस डिवाइस को क्या कहते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओहमीटर, इसको हम नाम देते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। या फिर कभी कभी इसका पेपर में ऐसे भी आ जाता है AVO मीटर, तो AVO मीटर भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको भी आपने सही जवाब कंसीडर करना है। नंबर 58 पर आते हैं। दीज आर डोनर इंप्यूरिटीज, इनमें से कौन सा डोनर इंप्यूरिटी है? इंप्यूरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर है, डोनर इंप्यूरिटी क्या है? डोनर इंप्यूरिटी हम किनको कहेंगे बेटा इसमें से? वेरी गुड, इट्स SB, AB नहीं है बेटा, SB है, टाइपोग्राफिकल एरर शायद आपने किया फातिमा। SB and AS is the correct answer. Number 59, लेजर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, थोड़ा सा घुमाकर सवाल पूछा, जो पहला सवाल था हमारा वो इसी तरह का था सर। ऑप्शन A, एक्सीलेंट जवेरिया, इट इज स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज के लिए। डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस बाय 1/2 सीजेस द रिपल्जन फोर्स। फॉर्मूला जहन में रखिएगा आपने, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर आपने इसको हाफ कर दिया है तो इसका स्क्वायर फोर्स बढ़ेगी, यानी इट विल इंक्रीज 4 फोल्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया ऑप्शन नंबर D। यहां तक सारे एमसी ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम 10 ohm are connected in parallel. If the potential difference across 5 ohm resistance is 6 volt, the potential difference across 10 ohm resistance is, हमें कहा जा रहा है कि सर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए रेजिस्टर्स हैं 5 ओम के लिए, अगर आपके पास वोल्टेज 6 है तो 10 ओम के लिए कितना होगा? मैं आपको चंद सेकंड्स दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रेजिस्टर डबल हो रहा है 5 से 10 तो आंसर हो जाएगा 12, लेकिन मेरे बच्चों इस बात को याद रखना कि जब भी आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए होते हैं आपके पास वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो आंसर बन जाएगा 6 वोल्ट। अगला सवाल आता है, अ बैटरी ऑफ EMF has an internal resistance R. If a current I is drawn from it, then its potential drop is given by, किस फॉर्मूला से दिया जाता है? बच्चों आपको मैं वक्त दे रहा हूं उसके लिए, स्टूडेंट्स को याद होता है इसका फॉर्मूला। सर इसका फॉर्मूला बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, V is equal to E minus IR। अगला सवाल है, when an electron move in a magnetic field B with a velocity V, the magnetic force acting on it is perpendicular to, सर किसके परपेंडिकुलर होता है? सिर्फ वेलोसिटी के, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के, या दोनों के? आंसर मेरे बच्चे लिख चुके होंगे, मैं करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कर रहा हूं बेटा, दिस इज द राइट आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज नोन एज, तो सर ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द स्कैटर्ड फोटोन हैज ABCD। आपके पास वक्त है, इसको आप वीडियो पॉज करके नंबर डाल दो 120 तक, ताकि सिर्फ ABCD लिखो और आपके आंसर चेक हो जाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल स्टेबल स्टेट इज। लेजर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर इस सवाल का सही जवाब आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो, इन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, बुक से मिस हो जाती हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, टेनियर में नहीं पढ़ते हैं, तो वीडियो लेक्चर के जरिए इंशाल्लाह वो चीज हमें याद रहेगी। अगला सवाल आता है नंबर 67 पर, द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ये बच्चों को याद होती है वैल्यू, सर इसकी वैल्यू होती है 0.693, तो आंसर बन जाता है 0.693। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का आंसर आप सबको याद रहता है, इसलिए मैं जल्दी आंसर लगा रहा हूं, चूंकि फौरन लिख देते हैं आप लोग। नंबर 69 है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इज टेकन इन फूड, मोस्ट ऑफ इट इज डिपोजिटेड इन। आयोडीन है, प्री मेडिकल के बच्चे पहुंच चुके होंगे, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सर थायराइड ग्लैंड इस सवाल का सही जवाब है, चूंकि आयोडीन की डिपोजिशन वहां होती है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल इज डबल देन द सेल्फ इंडक्टेंस इज। बच्चों हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपने नंबर ऑफ कॉइल को डबल किया तो सेल्फ इंडक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर आता है सवाल, डोनर इंप्यूरिटीज आर। डोनर इंप्यूरिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखिए कौन सा सही जवाब हो सकता है, तो सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। If the temperature of a cooled body is decreased, the efficiency of Carnot engine is। cooled body का टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये आपस में इनवर्स रिलेशन रखता है। तो अगर cooled body का टेम्परेचर कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। Two capacitors of 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series. Their equivalent capacitance is। इसको सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला से। जब सीरीज में आपके पास कैपेसिटर लगते हैं तो आप 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 करते हैं। मैं आपको वक्त देता हूं सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लें, तो तक मैं करेक्ट आंसर यहां बता दूंगा आपको। आपने अगर सॉल्व कर लिया तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा 12 माइक्रोफैराड। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करके जानी है। इंशाल्लाह ये सवाल जरूर आएगा पेपर में, और सोचो जो एमसीक्यूज अभी आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसे ही एमसीक्यूज अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है आपको। क्वेश्चन 75 है, लेजर प्रोड्यूस। लेजर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, कोहेरेंट बीम। सर लेजर प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही जवाब हो गया। When an AC generator is converted into DC generator, the slip ring is replaced by। स्लिप रिंग को किससे रिप्लेस करते हैं, सर स्लिप रिंग को रिप्लेस करते हैं स्प्लिट रिंग से, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही जवाब हो गया। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली, याद रहे परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल, और 90 का एंगल क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। अब आपको याद है ग्रुप में आप लोगों को यूनिट्स भी मैंने भेजे हैं कि इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यूज के लिए। देखो उसमें से सवाल आ गया, यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में 78 में जूल पर कूलम इज, तो जूल पर कूलम बराबर होता है सर वोल्ट के, तो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। The average internal energy of an ideal gas is, sir, it is basically represented by the temperature. This is the high resistance instrument. क्या जवाब होगा बेटा इसका, याद है लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे तो एमीटर बनता है, और अगर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे तो वोल्ट मीटर बनता था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल इन ए सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली द, याद हो अगर आपको तो एक बुक में डायग्राम बनी हुई है कंडक्टर सेमीकंडक्टर की, उसमें अगर आप देखते हो बुक खोल के तो आपको पता लगता है सर इट इज द वैकेंसी इन द वैलेंस बॉन्ड। एक्चुअली द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू द पावर। सर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर इसकी पावर आती है 4।
द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लाइफ टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर हम कहते हैं इट्स 10 पावर -8, याद रखने वाली वैल्यू है। इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर और लीव्स, ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, तो हम कहते हैं सर ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, लॉ से सवाल आते हैं ना, हमने कहा था एमसीक्यूज में लॉ पढ़ने होंगे, तो सर इट इज गिवन बाय लेंज लॉ। Resistors 3, 5, 7 are connected in parallel. If the potential difference across 5 ohm is 6, then the potential difference across the others is, फिर से वही सवाल रिपीट हो गया। सॉल्व नहीं करना है मेरे बच्चों को, डायरेक्ट क्या आंसर लगा दोगे? सर डायरेक्ट 6 लगा देंगे, क्योंकि अगर एक के साथ 6 है तो सबके साथ 6 होगा। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, एप्लीकेशंस पर सवाल आते हैं सर, इट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। As the temperature of black body is raised, the wavelength corresponding to maximum intensity shift towards, याद रहे कि जब इंक्रीज होता है एक तरफ से तो दूसरी तरफ से डिक्रीज यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हम जाते हैं। अगला सवाल है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग विच आइसोटोप? सर यूजुअली कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कंडीशन में, तो हमने कहा दिस इज द करेक्ट आंसर। When an AC generator is converted into DC, the slip ring is replaced by, repeat हुआ हुआ, यहां पर ये क्वेश्चन है, जवाब फौरन आप लोग दे देंगे सर, सी में मौजूद है, स्प्लिट रिंग इज द राइट आंसर। द डायोड विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज इज, वो डायोड जो विजिबल लाइट देता है। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी फुल फॉर्म हमें नहीं पता होती, जैसे एक दफा मैंने एक बच्चे से पूछा आपने पॉली इथाइलिन देखा है कभी, तो कहता नहीं। फिर मैंने कहा पॉलीथीन देखा है, तो कहता हाँ बैग होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन दोनों एक ही बात है ना। बिल्कुल वैसे ही जो एलईडी है ना, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछूं तो बहुत सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। क्या फुल फॉर्म है भाई इसकी? लाइट इमिटिंग डायोड, यही तो पूछा है मेरे बच्चों इसमें। तो देखो कहीं ना कहीं हिंट आपको मिली होती है। जब आपको पेपर में एमसीक्यू है ना, तो इस तरह पढ़ना जैसे मैं आपको पढ़कर समझा रहा हूं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बिलोंग टू। 3 से कहां पर आ रहे हैं? 3 से 1 पर आ रहे हैं। मेरे बच्चों को वो बात याद होगी, ले भाई पिज्जा बिस्मिल्लाह पढ़, जैसे लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट फंड। तो एन जब 1 में आएगा तो कौन सी सीरीज बनेगी बेटा? लाइमन सीरीज बनेगी। अगला सवाल आता है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच इज। अब द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स। सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तीनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चूंकि कट करने के बाद भी उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन्स मास थ्योरी। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली मर्तबा आइंस्टाइन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बताया था? इट वाज गैमा इंड्यूस्ड रिएक्शंस। मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 95 पर है इस वक्त हम। सर इससे रेजिस्टेंस मालूम की जाती है, जरूर याद रखना किससे क्या मेजर होता है। इस वीडियो को याद रखना और पेपर से पहले जरूर देखकर जाना। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, सर इट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। ऑल मॉलिक्यूल्स कह दिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, न्यूमेरिकल्स में इसको डिवाइड भी करते हो ना, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है। यहां पर ये डायरेक्ट लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन बेसिकली ये तमाम के तमाम एक्सपोनेंट्स हैं। 6.25 एक्सपोनेंट 18 इज द राइट आंसर। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? याद रखना रेस्ट मास होता है फोटोन का 0। ये जब आप मास करेक्शन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं उस वक्त आपको याद रखना होता है। इन अ रेडियो एक्टिव डिके लॉ, लैम्डा रिप्रेजेंट, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? सर यहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है डिके कांस्टेंट। वैसे यूजुअली हम कहते हैं लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, लेकिन यहां पर वो रिप्रेजेंट करेगा डिके कांस्टेंट को। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय ए, बी, सी या डी। तो सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिस नैरो बीम फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसरस ट्यूमर्स। सर गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, याद रहेगा मेरे बच्चों आप लोगों को। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सर म्यूचुअल इंडक्शन की भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर। फिर सवाल आता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट, क्या प्रोड्यूस करता है? सर इलेक्ट्रिक करंट
passing through a conductor will produce the electric field. Aviometer is used. For what purpose aviometer is used? Sir, for the measurement of electric current, voltage, resistance. So the correct answer is all of them. The maximum work done is possible in कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा? सर, आइसोथर्मल में. जब आप कहेंगे there is no change in the temperature. If the area of plate of the parallel plate capacitor is doubled, अगर एरिया डबल कर दिया जाएगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि इफेक्ट क्या होगा. तो याद रखिए, अगर एरिया डबल कर दिया आपने तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. नंबर 107, डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज पार्टिकल प्लेट. दो मॉलिक्यूल्स हैं अपोजिटली चार्ज. अगर आपको मालूम करना है तो सर हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ये थीटा यहां पर गिवन है जो जीरो की तरह आपको नजर आ रहा है. रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3, 4, 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज. इफ द करंट फ्लोइंग टू रेजिस्टर इज 1 एम्पियर देन द करंट इन अदर. सेम क्वेश्चन जैसे पहले पूछा था, अब करंट सेम है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन special theory of relativity, the mass of particle moving with the speed of light will become, sir, it will become infinite. तभी तो E is equal to mc square explain किया गया था. Question number 110. After alpha decay, the nucleus has its. अल्फा डीके के बाद क्या हो जाता है? सर, अल्फा डीके के बाद हम कहते हैं कि उसका मास नंबर डिक्रीज होता है बाय 4 नंबर, चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं. Absolute zero correspond to this temperature on Fahrenheit scale. Sir, it correspond to -460. याद रखिएगा इसको. 1 kilowatt hour energy is equal to, sir, it is energy to 36 exponent 5 joules. Two wires of resistance R1 and R2 are connected in series. If R1 is greater than R2, the heating would be. अगर R1 ग्रेटर होगा तो हम कहते हैं सर जो ज्यादा ग्रेटर होगा उसमें ज्यादा हीट ऑब्जर्व हो रही होगी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस is F Newton, then the electrostatic force between two protons at the same distance is, distance same है तो आप कहेंगे सर again the force is called as F. अगर distance change होता तो आप इस वैल्यू को चेंज करते. In adiabatic expansion the internal energy, याद रहे internal energy कम होती है adiabatic expansion में. कार्नोट इंजन से ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं. Two parallel wires carrying current in opposite direction, if they are carrying current in opposite direction they will definitely repel each other. A photoelectric cell transform light energy into, transform light energy into electrical energy. The relation delta V delta R represents, it represents the electric intensity. A copper wire having resistivity is stretched in such a way that its diameter reduced to half that of the original value. The new resistivity will be, it is a constant value, it will remains same. Bracket series of hydrogen atom lies in. Bracket series का lie करती है सर, bracket series lie करती है इंफ्रारेड रीजन में. तो हम कहते हैं सर ये हमारे पास 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनको आज की क्लास में हमने डिस्कस किया. चैनल पर रहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे. बहुत शुक्रिया आप तमाम का इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज.